दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक कहानी नहीं है बल्कि एहसास है। क्योंकि हम सब के माता पिता होते हैं। हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमारे माता पिता हमारे लिए अपना कलेजा तक निकाल कर रख देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा पहनें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माँ बाप जो हैं बच्चों को शिक्षा तो बहुत ज़्यादा अच्छी दे देते हैं, बहुत अच्छे लेवल की दे देते हैं, लेकिन संस्कार देने में थोड़ी कमी रख लेते हैं। और जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देने में थोड़ी कमी रख लेते हैं, वहाँ पे ही थोड़ी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि सूरत से आज एक ऐसी कहानी आई है जहाँ पे कि एक ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे के लिए, उसके कर्ज को चुकाने के लिए, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए अपने जेवर गिरवी रख देते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे को दे देते हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है, आखिर में बेटा कनाडा चला जाता है और वहाँ से कभी भी पलट कर अपने माँ बाप की ओर देखता भी नहीं है। और आखिर में माँ बाप अपनी कर्ज को ना चुकाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वो जाते जाते 4 पन्नों का अपना आखिरी संदेश लिख कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको वो 4 पन्नों का संदेश भी बताऊंगा। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि उन माता पिता ने अपने बेटे के साथ क्या क्या किया था, कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया था। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले ऐसे ही कुछ इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, भारत देश है हमारा, जहाँ पे कि माता पिता की सेवा करना सिखाया जाता है। आखिर हमारे देश में ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं आपको उन सबके बारे में बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 ही बताऊँगा। उसके बाद में कहानी शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली का एक परिवार था जिसमें कि एक माता पिता होते हैं, उनका बेटा होता है। वो अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी पोजीशन पे आने के लिए उसे अमेरिका तक भेजते हैं। वो सारे शहर में गीत गाते फिरते हैं कि हमारा बेटा देखो इतना अच्छा पढ़ लिया है, अब देखो वो हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है। आखिर में उनका बेटा अमेरिका चला जाता है और भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। उनके माता पिता जैसे तैसे करके पैसों की व्यवस्था करते हैं, पहले पढ़ाई में और फिर उसके बाद अमेरिका जाने के लिए। आप भी बहुत सारे माता पिता को देखते होंगे, जब उनके बच्चे पढ़ते हैं ना तो वो कहते हैं देखो मेरा बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा इसकी तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है। आप ज़रा देखिए उन माता पिता के चेहरे पे कितनी खुशी होती है अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर। क्योंकि वो माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर चला जाएगा, तो सबसे पहले तो माता पिता का नाम होगा कि ये देखो इनका बेटा डॉक्टर है, इनका बेटा इंजीनियर है, इनका बेटा आईएएस अधिकारी है, या जो भी है। सभी माँ बाप अपने बच्चों से हमेशा उम्मीद रखते हैं। अब क्या होता है, वो लड़का अमेरिका चला जाता है और अमेरिका में जाके उसकी जॉब लग जाती है। अब जॉब लग जाती है, इधर उसके माता पिता दिन बीतते जाते हैं तो बूढ़े होते जाते हैं। अब उसको वहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है और वो वहीं पे अपनी उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और अमेरिका में ही सेटल हो जाता है। और बूढ़े माँ बाप यहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बेटे का शायद गलती से एक फ़ोन ही आ जाए। कभी कभार भूले भटके उसका फ़ोन आ जाया करता था। अब कुछ नहीं, उसके बूढ़े माता पिता क्या है, घर में अकेले रहा करते थे। और कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आता है कि उसके पिताजी को एक छोटा सा माइनर अटैक आता है। और अटैक आने के साथ साथ उसके जो पिताजी होते हैं वो उनको पैरालाइज हो जाता है, वो बेड पकड़ लेते हैं। अब वो बेड पर हैं। अब दोस्तों, उसके पिताजी को तो पैरालाइज हो चुका है, लेकिन उसकी माँ अभी ठीक है। अब उसकी माँ क्या करती है, अपना पूरा धर्म निभाती है, एक पत्नी धर्म होने का। वो उसके पिताजी की पूरी सेवा करती है, उनको नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, उनकी पॉटी साफ करती है, सब कुछ करती है उनकी पत्नी। अब क्या होता है, उनकी माता पिता में ताकत बहुत कम हो जाती है, बूढ़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, उसकी पत्नी जो उसकी माँ थी वो भी सो गई, उसके पिताजी भी सो गए। अब सुबह ही जैसे उनकी माँ उठती है उस लड़के की, वो अपने पति के पास जाती है चाय लेके, तो वो देखती है कि उसके पिताजी के अंदर थोड़ी भी हरकत नहीं थी। अब वो बूढ़ी महिला अपने पति को आवाज़ देती है तो वो सुनता नहीं है। अब जाके वो उसे हिलाती है। अब जब हिलाती है तो वो हिलने में भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो बूढ़ी महिला जब तक ये बात पक्की कर पाती है कि उसके पति अब ख़त्म हो चुके हैं, यानी दोस्तों जो उस लड़के के पिताजी थे वो रात को ही मर चुके थे और उनकी पत्नी उनके साथ उनके बगल वाले बेड पे सो रही थी। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे दोनों ही लोग। अब जो पत्नी होती है, जो उसकी माँ होती है लड़के की,
उसके शरीर में मेरे को तो ऐसा लगता है कि ताकत सिर्फ तब तक ही थी जब तक उसके पति के शरीर में ताकत थी, क्योंकि उसे अपने पति की सेवा करनी थी। जैसे ही उसे कंफर्म होता है कि उसका पति मर चुका है, उसके शरीर से भी ताकत निकल जाती है और वो बुजुर्ग महिला ज़मीन पर गिर जाती है। अब वो देखती है कि सामने पीएनटी फ़ोन है। अब वो पीएनटी फ़ोन तक घसीटते घसीटते जैसे तैसे पहुंचती है और वो फ़ोन करती है एक एनजीओ को। दोस्तों, उस एनजीओ का नंबर भी उस महिला को उसके बेटे ने ही कभी दिया था कि कभी अगर मैं नहीं हूँ और आपको कोई परेशानी हो तो आप इस एनजीओ को फ़ोन कर दीजिएगा। अब जब वो उस एनजीओ को फ़ोन करती है तो उधर से फ़ोन उठाया जाता है, उधर से आती है आवाज़, हेलो। अब जैसे ही उधर से एनजीओ वाला फ़ोन को उठा के उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तक ये बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। एनजीओ वाला समझ चुका था कि ज़रूर घर में कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये फ़ोन आया है तो उस पर हल्की सी आवाज़ आई, उसके बाद ही आवाज़ आना बंद हो गया। अब वो एनजीओ वाले क्या करते हैं, उनके घर पे जाते हैं गाड़ी लेकर। अब जैसे ही वो उनके घर पे गाड़ी लेकर जाते हैं और उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि जो बुज़ुर्ग है उसकी मौत तो रात को ही हो चुकी थी, लेकिन जो बुज़ुर्ग महिला है उसी ने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया है, उसकी मृत्यु ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटे पहले हुई है। अब दोस्तों, जो एनजीओ वाले होते हैं उसके बेटे को अमेरिका फ़ोन करते हैं। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके बेटे ने पहले ही अपने माता पिता का रजिस्ट्रेशन उस एनजीओ में कर दिया था, इसीलिए उस फ़ोन को देख के, फ़ोन नंबर को देख के वो लोग एनजीओ वाले उसके घर पे पहुंच गए थे। अब एनजीओ वाला क्या करता है, उसके बेटे को फ़ोन करता है और उसके बेटे से बोलता है कि सर, बड़े अफसोस की बात है कि आपके माता पिता का दोनों का देहांत हो चुका है, अब बताइए आगे क्या करना है। तो वो लड़का उधर से बोलता है कि देखो, मेरे पास तो समय नहीं है, आप ऐसा कीजिए, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए और जो खर्चा है वो मैं आपको दे दूंगा। अब जैसे ही एनजीओ वाले ने ये वाली बात सुनी तो एनजीओ वाला उस फ़ोन पे ऐसे रख के खड़ा था और वो सन्न हो जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एनजीओ वालों का उस बूढ़े माता पिता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसको ये वाली बात बड़ी सदमे में आगे लग गया कि आखिर इसका बेटा कह क्या रहा है कि जो भी खर्चा है मैं दे दूंगा और आप लोग इनका अंतिम संस्कार कर दो। सामने से उनका बेटा बोलता है कि उनकी लाश को ज़्यादा देर नहीं रखिए, नहीं तो लाश में से बदबू आने लगेगी। आप ऐसा कीजिए, उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए और जो खर्चा है वो मैं दे दूंगा। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आखिरी रस्में जो होती हैं, दोस्तों, उसके बेटे ने क्या बोला था, आप ज़रा गौर से सुनिए। इतना ही नहीं, अगर उसमें कोई जैसे आखिरी रस्में होती हैं, जैसे मुंडन वगैरह करना, चिता को आग देना या सर फोड़ना, जो बहुत सारी चीज़ें आखिरी रस्में होती हैं हिंदू रीति रिवाज में, वो सारी रस्मों के लिए भी अगर आपके पास कोई आदमी है और वो ये कर सकते हैं तो आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं उन सभी का आपको पैसा दे दूंगा। अब दोस्तों, अब वो एनजीओ वाले भी क्या करें, अब आखिर में उन लोगों ने उस बूढ़े माता पिता का आखिर में अंतिम संस्कार कर दिया। अब दूसरे इंसिडेंट पे आते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बूढ़ी महिला थी जो कि मुंबई में फ्लैट में अकेले रहा करती थी। उसका बेटा भी अमेरिका में ही रहा करता था। उसका बेटा जो अमेरिका में रहा करता था वो कभी कभार अपनी माँ से बात कर लिया करता था। उसके पिताजी नहीं थे, पिताजी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। एक मेड थी जो उसकी माता की सेवा किया करती थी। अब क्या होता है, जो मेड होती है उसके घर में कोई प्रोग्राम होता है, इसलिए वो अपने गांव चली जाती है। अब उसकी माँ घर में अकेली रहती है और बेटे का फ़ोन आ नहीं रहा। अब क्या होता है, कुछ समय बाद उसके अड़ोसी पड़ोसियों को घर में से कैसी बदबू आती है। जैसे ही बदबू आती है तो वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। अब जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की तो महीनों पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन बदबू अब आना शुरू हुआ था। दोस्तों, बदबू अब आना क्यों शुरू हुआ था उसकी वजह बता देता हूँ। दरअसल उस बूढ़ी औरत की जो फ्लैट था उसके घर की खिड़कियाँ खुल रही थी, तो हवा उधर से पास हो रही थी। तो बुजुर्ग ज़्यादा थी, शरीर में हड्डी मांस की बहुत ज़्यादा कमी थी, हड्डी लटक जाती हैं। अब जो भी हुआ होगा वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, लेकिन खिड़कियों में होकर जो थी वो पूरी गैस पास हो रही थी, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन देखिए, बड़े शहरों में होता क्या है कि अड़ोस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। बगल का फ्लैट 4-5 महीने से बंद है, किसी को पता ही नहीं है। वो बूढ़ी औरत किसी से बात नहीं करती थी क्या? बात तो करती होगी ना। तो उन लोगों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो बूढ़ी औरत कहाँ है। चलिए,
अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़के को अमेरिका फ़ोन करते हैं, उसके बेटे को। तो अमेरिका फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आपकी माता जी ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गई हैं, आप बताइए क्या करना है, आप आ जाइए। तो उनका लड़का कहता है कि सर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, दरअसल मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पास कोई एनजीओ वाले हैं तो उन एनजीओ वालों से कहिए कि मेरी माता का अंतिम संस्कार कर दें और जो खर्चा होगा मैं उनको दे दूंगा। अब एक आगरा की कहानी मैं सुनाता हूँ। आगरा में एक जियोलॉजिस्ट थे, उनकी वाइफ एक घर में अकेली रहा करती थी, उनका बेटा भी कनाडा में रहा करता था। उनकी माँ अकेली घर में रहा करती थी, उनको तो देखने वाला भी कोई नहीं रहा करता था। एक दिन क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, किसी को पता नहीं चलती। लेकिन थोड़े समय बाद आगरा के लोग थोड़े ठीक थे तो उन्होंने देखा कि भाई वो कहाँ है, दिखी नहीं रही बहुत दिन से। ये तो अड़ोसी पड़ोसी को बता के जाती हैं कहाँ जाती हैं। अब किसी को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब उनके अड़ोसी पड़ोसियों के पास उनके बेटे का नंबर नहीं था। अब वो क्या करते हैं, जो उनके यहाँ पे कभी कभी पड़ोसी और रिश्तेदार आया करते थे दूर के, उनमें से किसी से फेसबुक वगैरह से जानकारी हुई तो वो फेसबुक पे मैसेज डालते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे करके वो औरत मर चुकी है, उनके बेटे को फ़ोन कीजिए। अब उनके रिश्तेदार कनाडा में उनके बेटे को फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब दोस्तों उनका बेटा कहता है कि देखो मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी और मैं इतनी जल्दी घर कैसे आ जाऊँ, आप बताइए, आने में मुझे बहुत समय लगेगा। आप ऐसा करो, आप अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करा दो। ये कुछ कहानियाँ थी लोगों मेरे पास। कहानियाँ तो और भी हैं लेकिन ये 2-4 से ही आप काम चलाइए, क्योंकि उसमें एंड में क्या है, माँ बाप बच्चों को कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्कार देना जरूरी है। परिवार सबसे पहले है, दुनियादारी काम धाम सब बाद में है, क्योंकि माता पिता एक बार चले गए तो कभी नहीं आ सकते। जॉब चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जॉब दोबारा से भी मिल जाएगी, आप काबिल तो बनिए, आपको जॉब खुद ढूंढते हुए आएगी। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे ये सोचते हुए कि जैसे आजकल स्विगी है, ओला है, जोमेटो है, ये आपको जितनी भी सर्विस हैं आपके घर तक प्रदान करते हैं। भले ही आपसे पैसे लेते हैं लेकिन आपको सर्विस आपके घर तक देते हैं, ताकि आपको बाज़ार तक जाना ना पड़े और सामान लेके आना ना पड़े। वो आपके घर पे कुछ सामान ले आएंगे, आपको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों जब आपके घर पे राशन से लेके गाड़ी तक ऑनलाइन आ सकती है, तो अब ऐसे ही बच्चों को देखते हुए एक हमारे देश में कंपनी खुली है। ऐसे बच्चे कैसे, जिनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। स्विगी से और जोमेटो से 90% वही लोग ऑर्डर करवाते हैं दोस्तों जिनके पास समय नहीं होता कि बाज़ार जाके अपनी आंखों के सामने खाना बनता हुआ देखें, वो अपने घर पे मंगा लें या लेके आ जाएं खुद जाके। वो आलसी होते हैं, वो क्या एक बहाना लगाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, उनके पास किसी चीज़ के लिए समय ही नहीं है। अब इनके पास अपने खाने के लिए समय नहीं है, वो अपने माँ बाप के लिए क्या समय निकालेंगे। अब ऐसी ही औलाद को देखते हुए जोधपुर में एक नई संस्था खुली है। संस्था क्या, उसे कहिए कंपनी खुली है। उस कंपनी का नाम है अंतिम सत्य। दोस्तों इस कंपनी का काम ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं हमारे भारत देश में जो कि विदेश में रहते हैं और विदेश में ही रहना पसंद करते हैं। वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली और उनके बच्चे भी हैं। उनका परिवार का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, वो दो और उनके 2 बच्चे, यानी कि पति पत्नी और बच्चे। वो शायद भूल चुके हैं कि परिवार सिर्फ पति पत्नी और बच्चों से ही नहीं होता, बल्कि माँ बाप से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, चाचा चाची ताऊ ताई सबसे होता है। लेकिन वो क्या है, सिर्फ पढ़ लिख के सिर्फ वहीं तक कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं कि उनका परिवार पति पत्नी और बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से ये संस्था खुली है जिसका नाम अंतिम सत्य है। ये क्या करती है, जिन लोगों के पास अपने माता पिता को अंतिम संस्कार करने के लिए समय नहीं है ना, उनके लिए ये संस्था है कि आप इनको फ़ोन कीजिए, हमारे पास समय नहीं है, जाइए आप हमारे माता पिता को ले जाके फूंक दो। यानी कि वो अंतिम संस्कार करते हैं। बस आपको एक फ़ोन करना है कि भाई मेरे पास तो समय नहीं, जाओ मेरे माता पिता को फूंक दो। अब वो क्या करते हैं, रोने वालों की व्यवस्था भी कराते हैं। जो रोने वाले रुदाली गुलचे से बोलते हैं, वो रोने वाली की व्यवस्था कराते हैं कि वो मर चुके हैं, और कांधा देने वालों की व्यवस्था कराते हैं, अंतिम संस्कार करने वाले आदमी की व्यवस्था कराते हैं, पंडित की व्यवस्था कराते हैं, वहाँ पे तेरहवीं की व्यवस्था कराते हैं, वहाँ पे 1.25 महीना का बामन जो होता है, ब्राह्मण जो होता है, जमाने सबकी व्यवस्था कराते हैं। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसे देने हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं, पहला 1.25 लाख का है, दूसरा 60,000 का है। वो आपको क्या करना है अपने हिसाब से देखिए। लेकिन क्या ये सही है कि आप अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किसी और से करवा रहे हैं? दोस्तों ये अंतिम सत्य कोई कंपनी नहीं है, वो एक तमाचा है आज के युवा पीढ़ी के ऊपर। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं,
वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर कोई अच्छा इंसान बने, अच्छे पद पर जाए, ताकि हमारे घर को अच्छी तरह से संभाल सके। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करें। माँ बाप इसके लिए कर्जा करते हैं, अपने बच्चे के साथ उसके स्कूल कॉलेज हर जगह भागते हैं, उसकी जैक जुगाड़ लगाते हैं, जानने वालों से संपर्क करते हैं कि भाई मेरे बेटे की नौकरी लगा दो अपने पास। माँ बाप कर्जा करते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, सोना चांदी सब गिरवी रख देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आखिर में उनका बच्चा क्या करता है, वो नौकरी करने के लिए विदेश क्या अपने दूसरे शहर भी, अपने भारत देश में ही दूसरे शहर चला जाता है और वहीं बस जाता है। और उनकी डिक्शनरी में से परिवार के नाम पर सिर्फ एक दो तीन चीज़ें रहती हैं, वो रहती है उसकी पत्नी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, बाकी उसकी डिक्शनरी में से उसके माता पिता भाई बहन सबका नाम हट जाता है। दोस्तों, अब जो सूरत वाली कहानी थी उसे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात के सूरत से एक खबर आई है। 4 मई को सूरज में एक ऐसी बात हुई है जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि गुजरात के सूरज में एक दंपत्ति रहता है जिसमें कि एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो मर जाते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जाते जाते वो अपना आखिरी खत लिख कर जाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज इस आखिरी खत में मैं कोई भी छेड़छाड़ ना करूं। जैसा उन्होंने लिखा है मैं वैसा की वैसा आज आपको सुना के जाना चाहता हूं, क्योंकि ये आखिरी खत एक बुजुर्ग ने लिखा तो अपने बेटे के लिए है जो कि आज कनाडा में है, लेकिन ये जो आखिरी खत है ना, वो आखिरी खत नहीं है, वो एक पैगाम है जो आज की जनरेशन के लिए है, हर माता पिता के लिए है और हर औलाद के लिए है। क्योंकि शायद इस बुजुर्ग के आखिरी खत से आज की जनरेशन को थोड़ी समझ आए, क्योंकि ज़िंदगी बस तरक्की, अच्छी जॉब, अच्छा खाना पीना और अपने परिवार के साथ यानी कि पत्नी बच्चों के साथ ही नहीं है, बल्कि पूरे परिवार माता पिता सबके साथ है। और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग माँ बाप जिन्हें कि हम तन्हा छोड़ देते हैं। 4 मई की सुबह सुबह एक खबर आती है कि एक घर में 2 लाशें पाई गई हैं। दोस्तों, ये दोनों लाशें पति पत्नी की थी और उन दोनों लाशों के साथ में एक खत मिलता है और ये खत उन दोनों की ज़िंदगी का आखिरी खत था। दोस्तों, ये खत चुन्ना भाई ने लिखा था। चुन्ना भाई और उनकी वाइफ मुक्ता बेन, इन दोनों ने वक्त से पहले ही दुनिया छोड़ दी और उन्होंने जाते जाते एक खत लिखा अपने बेटे के नाम और अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम। और दोस्तों, इस खत में जो आखिरी लाइन है वो जाते जाते ऐसी लाइनें लिख गई जो कि किसी को भी झंझोर कर रख देंगी। वो इस खत के आखिरी लाइन में लिखते हैं अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए वो कहते हैं कि बेटे, तुम्हें हमारे अंतिम संस्कार में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हमारे अंतिम संस्कार में तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें हमारे अंतिम संस्कार से कोई भी मतलब है। और अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं, वो कहते हैं कि हम बुढ़े बुढ़ियाओं का अंतिम संस्कार सिर्फ उतने में ही करना जितने की ज़रूरत हो, एक भी पैसा हम लोगों के ऊपर फालतू में बर्बाद मत करना, बस इतना कर देना कि दुनिया से हमारा शरीर आराम से चला जाए। जो रीति रिवाज होती हैं बस उतनी ही करना, उससे कुछ भी ज़्यादा करने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चुन्नीलाल और उनकी पत्नी की कहानी जो है ना, वो दुनिया भर में बहुत सारे घरों की है और मुझे लगता है कि उनकी कहानी ये आप उनके लिखे गए आखिरी खत, उनके लेटर से ही सुन लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि अगर मैं खत से कुछ अलग बोलूं, कुछ गलत हो जाए, वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि आपको वो खत की एक एक लाइन सुननी चाहिए और वो खत की लाइन क्या थी, अब वो सुनिए। दोस्तों, मैं वो खत पढ़ के आपको सुनाऊं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। 4 मई को चुन्नीलाल और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और 5 मई को उनका अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन आज 10 मई है और उनका बेटा अभी तक कनाडा से घर नहीं आया, ना ही उसने कोई फ़ोन करके पूछा कि माता पिता का आखिर क्या हुआ। जब जो शुरुआत में बातें हो गई सो हो गई, उसके बाद में अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है वो कहाँ है, कैसा है। नहीं तो उसको एक बार तो अपनी माता पिता को देखने के लिए आना चाहिए था। अब हम खत पढ़ते हैं। खत उसके माता और पिता ने लिखा। उनकी उम्र लगभग 65 और 68 साल है
उन्होंने मरने से पहले एक खत लिखा था जिसमें कि उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखे और अपने रिश्तेदारों के नाम लिखे और उनके लिए कुछ चीज़ें लिखी थी। अब मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। वो खत में लिखते हैं कि जय श्री कृष्णा, संजय तथा तुम्हारी माँ तथा पीयूष तथा पायल तथा विवान तथा कृष्णा और वैदिक, नीलम तथा सभी परिवारजनों और सभी सगे संबंधी और मित्रगणों, साहस जताते हुए आज मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज हो गया है जिसे चुकाने में मैं अब असमर्थ हूँ और मेरी उम्र अब 65 वर्ष हो चुकी है। इसीलिए अब मैं कमाने में भी असमर्थ हूँ और मेरे पास अब कोई धंधा भी नहीं है और ना ही इनकम का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है। इसीलिए मैं अब ये कदम उठा रहा हूँ और अब जो भी वक्त चल रहा है इस सभी के लिए मेरा लड़का पीयूष जिम्मेदार है, क्योंकि पीयूष के ऊपर कर्ज हो गया था। उसने मेरे से अपने कर्ज को चुकाने के लिए मदद मांगी थी, तो मैंने उसको अपने घर के जितने भी पैसे थे वो सारे दे दिए, जितने भी गहने थे मैंने सारे दे दिए। और बाद में मुझसे कहा कि मुझे ब्याज से पैसे ला के दो, क्योंकि मुझे एक बिल्डर से पैसे लेने हैं। जैसे ही वो बिल्डर मुझे पैसे देगा मैं आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। इसलिए मैंने बाहर से ब्याज पे पीयूष के लिए कर्जा लिया और पीयूष को दे दिए सारे पैसे। और अब मैं 40 लाख रुपए के कर्ज में हूँ और वो कर्जा मेरा नहीं है बल्कि पीयूष का है। और जो लोगों से मैंने कर्जा लिया था वो लोग आके अब मुझे टोक रहे हैं, वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं। और पिछले 4 सालों से पीयूष ने आज तक मुझे एक भी फ़ोन नहीं किया। इसलिए मैंने पीयूष को 2 बार वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन पीयूष ने मेरा वीडियो कॉल नहीं उठाया। मेरे ऊपर किसी भी कर्जदार का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे ऊपर मैंने जितने भी पैसे लिए थे अपने ख़ास मित्र, अपने दोस्त, अपने यार से लिए थे। लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे जितने भी यार दोस्त थे उन सब ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा समय चल रहा है कि मैं अब उनके पैसे लौटा नहीं पा रहा हूँ और इसीलिए आज मैं ये कदम उठा रहा हूँ और मैं मर रहा हूँ। और जिन लोगों का भी कर्जा मेरे ऊपर चाहिए उन लोगों को कोई भी परेशान ना करे, क्योंकि उन लोगों का कोई भी दबाव मेरे ऊपर नहीं है। उन लोगों ने मुझे कोई धमकी नहीं दी। चुन्नी लाल मालदिया को जय श्री कृष्ण। भाई जी मनसुख भाई, ये अपने दोस्त मनसुख भाई के लिए उसी खत में आगे लिखते हैं। वो कहते हैं कि मनसुख भाई आप मेरे बेटे संजय का ख्याल रखना। दोस्तों संजय चुन्नी लाल जी का दूसरा बेटा है, छोटा। वो कहते हैं कि मनसुख भाई आप मेरे बेटे संजय का ख्याल रखना, उसका कोई भी सहारा नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे पीयूष ने संजय का साथ छोड़ दिया है। अब वो अकेला रह गया है, क्योंकि पीयूष ने संजय के साथ धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले लिए और अपने लिए एक नया मकान खरीद लिया। वो कह रहा था कि राधिका बिल्डर से उसे पैसे लेने हैं, उससे पैसे लेने के बाद वो मेरा सारा कर्जा चुका देगा। पीयूष ने राधिका बिल्डर से सारे पैसे ले लिए और मुझे बताया भी नहीं। मैं राधिका बिल्डर्स गया था, मैंने वहाँ पे भावेश भाई से बात भी की थी कि आपने पीयूष के पैसे क्यों नहीं दिए। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो पीयूष के पैसे दे दिए, लेकिन पीयूष ने हमसे फिर भी झूठ बोला कि जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। और पीयूष के पास पैसे पहले ही आ चुके थे और ये झूठ बोला था कि राधिका बिल्डर्स से पैसे नहीं आए। और दूसरी तरफ मेरे छोटे बेटे संजय ने बाहर से 18 लाख रुपए ब्याज पर ला के दिए थे। आज तक उसने वो पैसे भी वापस नहीं किए और संजय अब 18 लाख रुपए की ब्याज भर रहा है। और दूसरी तरफ तुम्हारी भाभी जब तक जिएगी तब तक उसकी ज़मीन का रख रखाव और अपनी भाभी का ख्याल भी तुम्ही को रखना है। अब वो हिसाब बताते हैं। वो कहते हैं कि ज़मीन के उत्पादन से जो भी कमाई होगी वो सारे पैसे तुम अपनी भाभी को देना, संजय या पीयूष को मत देना। और मेरा बीमा का पैसा भी आएगा, क्योंकि मैंने LIC की 2 पॉलिसी ली थी, उनका पैसा मेरे अकाउंट से कटता है। जब वो पैसा आए तो उसमें से 3 लाख रुपए मधु पटेल को देना। बस मेरी इतनी ही सिफारिश है। और तेरी भाभी और संजय का ख्याल रखना और मधु पटेल की 3 लाख रुपए दे देना। मेरी बस तुमसे यही गुजारिश है। और पानी की व्यवस्था में जो खर्चा संजय करे, वो ज़मीन से जो आई इनकम है उसका खर्चा संजय को वापस दे देना। अब वो अपनी बहुओं के लिए नीचे लिखते हैं। वो लिखते हैं चिरंजीवी पायल और भावना, ये दोनों उनकी बहुएं हैं।
वो लिखते हैं कि तुम दोनों तो इतने बड़े परिवार की लड़की हो, इतने अच्छे ख़ानदान की लड़की हो, लेकिन तुम्हें कैसी परवरिश मिली है कि तुम दोनों ने हमसे अचानक से कह दिया कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हमसे कोई मतलब ना रखो। दोस्तों, ये बात उन्होंने तब कही थी जब इन दोनों को वो लोग घर से निकाल रहे थे। हमारी आखिर ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम लोगों ने हमें घर से निकाल दिया? लेकिन ठीक है, जो भी है। लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे जो समधी हैं भोर भाई, उनकी बेटी हमें घर से निकाल देगी। अगर मेहुल और उसकी पत्नी तुम्हारे माँ बाप से जाकर कहें कि तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, तो तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? दोस्तों, मेहुल उनकी बहू के भाई का नाम है। कभी तुमने सोचा है कि हमारी कोई बेटी नहीं है और हमने तुम्हें ही अपनी बेटी समझा था, लेकिन हमारे नसीब में ही कुछ ऐसा लिखा है। अब हम जाएं तो किसके पास जाएं शिकायत करने के लिए? और दूसरा, तुमने मेरे साथ ना करने वाला व्यवहार किया, ना बोले जाना वाला शब्द बोला। तब मुझे ऐसा लगा कि क्या जी भोला भाई धामेरिया की बेटी ऐसा कर सकती है? जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो तुमने मुझसे और पीयूष की मम्मी से जो शब्द बोले थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। तुमने मेरे बारे में जो भी बोला, मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने भी तुम्हें अपनी बहू, अपनी बेटी समझकर सब कुछ भुला दिया। अगर कभी तुम्हारे पापा तुमसे ये पूछें तो तुम उन्हें सब कुछ सच बता देना। मेहुल की पत्नी अगर तुम्हारे पापा से ऐसे बोले तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? ये बात मैं मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकता। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सुखी रहो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। मैं एक इंसान था, राक्षस नहीं। कभी तुम शांति से सोचना कि मैं एक संस्कारी इंसान हूँ और मुझसे कभी असंस्कारी नहीं हुआ जाएगा। कृष्ण को संभालना और मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जिन जिन से रुपए लेने हैं उनकी सूची उन्होंने नीचे लिखी थी, क्योंकि उन्होंने भी किन्हीं लोगों को पैसे दिए होंगे। उनके बारे में भी उन्होंने नीचे जानकारी दी है कि इनसे इतने इतने रुपए लेने थे। वो इस चिट्ठी के आखिर में लिखते हैं कि पीयूष, जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसमें शामिल मत होना। और मेरे अंतिम संस्कार में तुम्हें एक पैसा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, 4 मई की सुबह सुबह की बात है जब चुन्नीलाल और उनकी वाइफ ने दोनों ने आत्महत्या कर ली और उनके बराबर वाले कमरे में उनका बेटा संजय अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। दोस्तों, अब आपने ये सारी कहानी तो सुन ली, लेकिन अब इस सारी कहानी के पीछे की बात भी मैं बताता हूँ। चुन्नीलाल के 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा था पीयूष। पीयूष को और अपने छोटे बेटे संजय को उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी चीज़ें सिखाई। अब पीयूष क्या कहता है कि हम बिजनेस करेंगे। जब बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो चुन्नीलाल ने उसको सारे घर की जमा पूंजी दे दी। अब उसे और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो चुन्नीलाल ने उसे कर्जा करके पैसे दिए। अब पीयूष ने जो बिजनेस किया था वो बिजनेस डूब गया। अब उनका बेटा कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, मैं दोबारा से एक बिज़नेस करता हूँ, मुझे कुछ और पैसे की ज़रूरत है। अब उनके पास पैसे नहीं। अब वो कहता है कि ऐसा कीजिए, आप मम्मी के जो गहने हैं आप मुझे वो दे दीजिए, मैं गिरवी धर के पैसे ले लेता हूँ और जब मुझे वो बिल्डर पैसे दे देगा तो मैं आपके पैसे दे दूँगा। अब चुन्नीलाल उन्हें अपनी पत्नी के कपड़े भी गहने भी दे देता है और पीयूष उन सारे गहनों को गिरवी रख के पैसे ले आता है। यानी कि चुन्नीलाल जी के जीवन की जितनी भी जमा पूंजी थी वो पीयूष ने सब बराबर कर दी थी। अब जो पैसे उसने ज्वेलरी गिरवी धर के लिए थे और व्यापार चालू किया था वो व्यापार भी ठप हो जाता है। अब वो कहता है पिताजी हम एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। अब उसके पिताजी बोलते हैं भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो वो चुन्नीलाल से कहता है कि आपके इतने जानने वाले हैं, इतने पैसे वाले दोस्त हैं, उनसे ले लो ब्याज पे और हम जैसे ही हम पैसा कमाने लगे उन सबको दे देंगे। अब चुन्नीलाल उसको तीसरा मौका भी देता है, अपने जानने वालों से वो पैसे लेके आता है ब्याज पे और अपने बेटे को देता है पीयूष को। और पीयूष अब क्या करता है, पीयूष का तीसरा धंधा भी फ्लॉप हो जाता है। टोटल चुन्नीलाल ने अपने सगे संबंधी और यार दोस्तों से 35 लाख रुपए लिए थे। अब पीयूष कहता है कि अब ऐसा करता हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए कनाडा चला जाता हूँ, मुझे आप थोड़े और पैसे दे दीजिए। अब चुन्नीलाल जैसे तैसे करके कुछ और पैसे लाते हैं, वो पीयूष को देते हैं। अब पीयूष 4 साल पहले कनाडा जाता है और वहाँ जाकर अपने माता पिता सबको भूल जाता है। वो कभी भी भूल कर उनको फ़ोन भी नहीं करता, ना ही याद करता।
अब ये दोनों इधर से अपने बेटे पीयूष को फ़ोन करते थे तो पीयूष उन लोगों का फ़ोन भी नहीं उठाता। अब पीयूष ने क्या किया, अपनी पत्नी और बच्चे को उस घर में से निकाला और हूबहू ऐसे ही एक घर में जाके शिफ्ट कर दिया ताकि वो उसके माँ बाप से दूर रहें। लेकिन माँ बाप बार बार अपने बेटे को कॉल करते हैं, वो नहीं उठाता। दूसरी वजह ये भी थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे पीयूष के लिए मार्केट से कर्जा उठाया था, तो कर्जदार भी थे, उनको भी तो पैसा देना है। लेकिन उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए कोई उनके मुँह पे डायरेक्ट बोल नहीं रहा था कि इन पे मेरे पैसे चाहिए। लेकिन ये इज्जतदार आदमी, इनको तो अंदर से फील हो रहा था कि भाई उनसे मैंने पैसा लिया है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। वो किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन इसी दौरान 2024 के जनवरी या फरवरी के महीने में उन्हें पता चलता है कि पीयूष सूरत आया है। अब वो सूरत आया और अपनी पत्नी और बच्चे के पास उसी घर में जाता है जो घर उसने धोखाधड़ी से खरीदा था। वो एक भी बार अपने माता पिता से मिलने नहीं आता और वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ पे कुछ दिन रुकता है और वहाँ से सीधा कनाडा चला जाता है। दोस्तों, आज की तारीख में भी वो कनाडा में है। उसके माता पिता को उससे इतनी सारी उम्मीदें थीं, लेकिन उसने अपने माता पिता का फ़ोन भी नहीं उठाया। दोस्तों, कहते हैं कि सबसे बुरी बात इस दुनिया में ये है कि एक बुज़ुर्ग बाप के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी होती है। लेकिन अगर वहीं एक बेटा अपने बुज़ुर्ग बाप को मौत की तरफ ढकेल रहा है तो आप क्या कहेंगे? अब आप ही बताइए कि वो क्या समय होगा जब उसका बुज़ुर्ग बाप उस चिट्ठी में लिखता है कि मैं तुम्हें अपने अंतिम संस्कार में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहता और तुम मेरे अंतिम संस्कार में एक चवन्नी भी खर्च मत करना। और अपने रिश्तेदारों से भी बस ये कहा था कि मेरे अंतिम संस्कार में सिर्फ उतने ही रुपए खर्च करना जितने की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा एक पैसा खर्च नहीं करना। एक बेटा जो कि अपने माता पिता को गिरवी रखकर उनसे सारी जमा पूंजी छीन कर अपने सपने पूरे करने के लिए कनाडा जाता है और वहाँ से कभी अपने माता पिता से बात भी नहीं करता, एक बार उन्हें याद भी नहीं करता, तो सोचिए उन माता पिता को कैसा लगता होगा। अब आखिर में जो 4 मई थी जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की थी, उससे 2-4 दिन पहले की बात है दोस्तों, उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया कि हमारा बेटा है, वो ज़रूर हमसे बात करेगा, हमसे मिलने आएगा। वो लोग क्या करते हैं, अपने बेटे की चेहरा देखने के लिए उसे वीडियो कॉल करते हैं। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार करते हैं, लेकिन उनके बेटे पीयूष ने उनका वीडियो कॉल नहीं उठाया। अब उन लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा, अपने बेटे से तो उम्मीद लगाना बेकार है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे कर्जा दिया है उन्होंने मेरे चेहरे के ऊपर दिया है, मेरे व्यवहार के ऊपर दिया है, लेकिन अब मैं उन्हें क्या चेहरा दिखाऊं, उनसे क्या कहूं। अब वो अपनी पत्नी मुक्ता बहन से बात करते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने अपना आखिरी खत लिखा था। खत ज़िंदगी का लेकिन मौत के नाम, खत अपने बेटे के लिए लेकिन हर एक माँ बाप के नाम। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं ऐसी बहुत सारी कहानी बोल भी चुका हूँ और देख भी चुका हूँ कि बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है। लेकिन ऐसे सभ्य समाज में किसी को ऐसी स्टार्टअप कंपनी खोलनी पड़ेगी जिसका नाम अंतिम सत्य होगा। और दोस्तों, यही अंतिम सत्य है। इस अंतिम सत्य से भयानक सत्य कोई हो ही नहीं सकता। अब ये कहानी हम यहीं पे विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इस कहानी में पीयूष के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हर रोज़ शाम को 8 बजे हमारी कहानी देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।